अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग इस विभाग के आगे बढ़ते हैं। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया था। अभी उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत ही मुश्किल था। फिर डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। लेकिन 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेलवे लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी गई। अभी 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है बच्चों कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की भी आवश्यकता थी। और फिर डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया था और बाद में वे कुछ गांवों के इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया गया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था को ब्लैंडा गडियंटेंस्टेन के नाम से जाना गया और बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। अभी 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगाने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर जो भी ग्रामीण थे लोग वहां के, उनके जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी गई। अभी इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए, मतलब जो भी उद्देश्य रहते थे, उस उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। अभी ग्रामीणों को मवेशी चराने बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल में गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। इतनी सारी पाबंदियां की गई थी। अभी सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लतांग गांव के निवासी सुरोंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया गया था और उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, तो इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। अभी जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया था और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में ज्यादा से ज्यादा सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। अभी डच जब जमीन का पूरा सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया था।
अभी हम लोग बच्चों यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, कुछ जाना पहचाना सा लगता है कि कुछ लकड़ी एक रेलगाड़ी के ऊपर मालगाड़ी जैसे बना के उसके वो मालगाड़ी ही दिखाई दे रही है और उस मालगाड़ी के ऊपर कुछ लकड़ियां रख के उनको लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध और वन विनाश ये किस तरह से हो गया? तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर, पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद हाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति इस तरह से अपनाए कि जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। और इसके बाद जापानियों ने क्या किया कि वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके उनको अपने युद्ध के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया और बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में अपनी खेती का विस्तार भी कर लिया था। और जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था और हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जीत के बीच टकराव पैदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वानिकी में नए बदलाव। अभी 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं और इसका परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने भी यह भी मान लिया था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की भी मदद लेनी होगी। अभी मिजोरम से लेके केरल तक हिंदुस्तान में हर कई घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुड़ू, कान, ग्राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की और कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं और इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको जावा के लकड़हारे उनके बारे में लिखना है, तो अपने नोटबुक में इस सवाल का अच्छी तरह से आपको जवाब लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।